नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। आज का मेरा यह व्याख्यान हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित है और यह व्याख्यान स्नातक और परास्नातक दोनों विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का वास्तविक कार्य यूँ तो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, किंतु भक्ति काल में लिखे गए कुछ ग्रंथ जैसे भक्तमाल, कालिदास हजारा, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि को साहित्य इतिहास के कुछ प्रारंभिक ग्रंथों में गिना जा सकता है। यद्यपि इन ग्रंथों में इतिहास बोध का सर्वथा अभाव है और वास्तविक ग्रंथों में ये इतिहास ग्रंथ नहीं हैं, वास्तविक अर्थों में ये इतिहास ग्रंथ नहीं हैं, किंतु फिर भी कुछ कवियों के नाम और परिचय एक साथ रख देने से साहित्य के इतिहास की प्रथम प्रवृत्ति का प्रारंभ यहाँ से माना जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की वास्तविक शुरुआत 1839 ईस्वी में हुई, जब फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार दलाल लिटरेत्युर एंदुई एंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। इस इतिहास ग्रंथ में उन्होंने कवियों और उनकी रचनाओं का व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत किया, किंतु यह वर्णन काल क्रम के अनुसार न होकर वर्ण क्रम के अनुसार था। यानी क अक्षर से शुरू होने वाले कवियों को उन्होंने एक जगह रख दिया और उन्होंने उस समय यह नहीं देखा कि ये कवि अलग अलग युगों के हो सकते हैं। यह विचार उन्होंने नहीं किया कि अलग युगों के होते हुए कवियों को भी एक जगह स्थान दे देना उचित नहीं है, इसलिए यह इतिहास ग्रंथ कम और साहित्य का कोश अधिक दिखाई पड़ता है। किंतु फिर भी कवियों को एक साथ एकत्रित करना और एक जगह रखना ही बहुत बड़ा कार्य उस समय था, जबकि चीज़ें व्यवस्थित नहीं थीं, इसलिए इस इतिहास ग्रंथ का योगदान नकारा नहीं जा सकता। इस इतिहास ग्रंथ के पश्चात शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज मिलता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है। इस ग्रंथ में हिंदी के लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त और कृतित्व को स्थान दिया गया। एक साथ इतने कवियों को उस युग में इकट्ठा करना ही इस इतिहास ग्रंथ की महत्वपूर्ण विशेषता है। सन 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। यह पहला ग्रंथ है जो काल क्रम के अनुसार लिखा गया और यही इस ग्रंथ की सर्वाधिक बड़ी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है कि काल क्रम के अनुसार इसको लिखा गया और इसमें काल विभाजन और नामकरण का समुचित प्रयास भी किया गया। विभिन्न युगों की ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के विश्लेषण का भी इसमें प्रयास दिखाई पड़ता है। यह वैज्ञानिक प्रयास है। संपूर्ण हिंदी साहित्य को जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 कालों में बांटते हुए भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी। यद्यपि उनकी कुछ मान्यताओं पर विवाद दिखाई पड़ता है, फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का यह प्रथम गंभीर प्रयास है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को ग्रियर्सन का अविस्मरणीय योगदान है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इस इतिहास ग्रंथ के बाद मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद मिलता है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम 3 खंड 1913 ईस्वी में और चौथा खंड 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता ही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वयं अपने साहित्य के इतिहास में स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। 5 कालों में बांटते हुए मिश्र बंधुओं ने पुनः पहले 3 कालों को 2-2 उपखंडों में बांटा, जिससे कालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन के लिए प्रायः साहित्यिक आधार को चुना है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के कुछ प्रारंभिक ग्रंथ हैं।
जो हिंदी साहित्य के वास्तविक इतिहास लेखन के लिए आधारभूत सामग्री को इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। यह सत्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो यह लगभग सर्वमान्य है और आज भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को ही प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है और जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अर्थात प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसा लोगों का आचार विचार और व्यवहार होता है वही चीज़ें साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए हम साहित्य को समाज का दर्पण भी कहते हैं। और जैसे जैसे लोगों के स्वभाव विचार आचार और व्यवहार में परिवर्तन होता है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जनता के स्वभाव या सोच में परिवर्तन प्रायः राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक कारणों से होता है और साहित्य का इतिहास यह दिखाता है कि चित्त वृत्तियों में परिवर्तन के साथ ही साहित्य में परिवर्तन कैसे होता है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है किसी कार्य की व्याख्या निश्चित या वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करना। यह पूर्णतया वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और साहित्य के इतिहास लेखन में प्रत्यक्षवाद शब्द का पहली बार प्रयोग पश्चिमी चिंतक तेन ने किया। तेन ने साहित्य की व्याख्या 3 तत्वों जाति, वातावरण और क्षण विशेष के आधार पर की। जाति का अर्थ तेन ने समाज, वातावरण का अर्थ चित्तवृत्तियों की मनः स्थिति और क्षण विशेष का अर्थ वह क्षण जिस समय रचना की जाती है। रचनाकार की मनः स्थिति उस समय कैसी है, यानी जाति, वातावरण और क्षण विशेष को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। शुक्ल जी पश्चिमी चिंतक तेन की प्रत्यक्षवादी पद्धति को स्वीकार करते हैं और इसीलिए शुक्ल जी ने सामान्यतः इन्हीं तीनों तत्वों के आधार पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। अतः इनके इतिहास ग्रंथ में युगीन परिस्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं और युगीन परिस्थितियों को अत्यंत महत्वपूर्ण मान लेने से बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। परंपरा का प्रभाव शुक्ल जी लगभग नगण्य मानते हैं, किंतु फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के कारण आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ अपने आप में संपूर्ण है और यह लगभग हिंदी साहित्य के इतिहास को पूर्णतया वैज्ञानिक रूप से 4 कालों में बांटकर प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण करता है। दोहरे नामकरण का अर्थ है कि आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम कालों को 4 भागों में बांटा और उन्होंने प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण किया। दोहरा नामकरण यानी पहला नामकरण उन्होंने समय के आधार पर किया, जिस क्रम में काल शुरू होते हैं, यानी आदि, मध्य और आधुनिक काल। पहले काल को उन्होंने आदिकाल कहा, यानी शुरुआत का काल। बीच वाले काल को उन्होंने मध्यकाल कहा और बाद वाले काल को यानी वर्तमान काल को उन्होंने आधुनिक काल कहा। मध्यकाल चूँकि बहुत बड़ा था, इसलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उन्होंने मध्यकाल को पुनः 2 भागों में बांट दिया और मध्यकाल के पहले वाले भाग को उन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल और बाद वाले भाग को उन्होंने कहा उत्तर मध्यकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह नामकरण करने के साथ ही प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण किया, यानी उन्होंने उस युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की ओर देखा।
यानी उस युग में कौन कौन सी प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण थीं और उन प्रवृत्तियों को आधार मानकर उन्होंने प्रत्येक काल को एक अन्य नाम दिया। जैसे उन्होंने आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को लिया और उन्होंने देखा कि आदिकाल के उन महत्वपूर्ण ग्रंथों में कौन सी प्रवृत्ति कॉमन है जो लगभग सभी रचनाओं में समान रूप से दिखाई पड़ती है। तो कई सारी महत्वपूर्ण कृतियों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने पाया कि आदिकाल में वीरता की प्रवृत्ति प्रधान है, तो इसलिए उन्होंने आदिकाल को नाम दिया वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल नाम देने के साथ ही उन्होंने इसकी समय सीमा बताई, संवत 1050 से 1375। उसके बाद पूर्व मध्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों का, महत्वपूर्ण रचनाओं का उन्होंने अध्ययन किया और यह पाया कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति की प्रधानता है, सर्वत्र भक्ति ही भक्ति व्याप्त दिखाई पड़ती है, इसलिए उन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा और इसकी समय सीमा उन्होंने बताई, संवत 1375 से 1700 विक्रम। पूर्व मध्यकाल के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरा नामकरण किया उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल। यानी उन्होंने कहा कि उत्तर मध्यकाल में रीति की प्रधानता है और रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ है काव्यांग निरूपण। यानी रीतिकाल में काव्यांग निरूपक ग्रंथों की प्रधानता है, इसलिए उन्होंने रीतिकाल को, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और उसकी समय सीमा बताई, संवत 1700 से 1900 विक्रम। और चौथे काल को उन्होंने कहा आधुनिक काल और इस काल का दूसरा नामकरण किया उन्होंने गद्यकाल, यानी आधुनिक काल अथवा गद्यकाल। आधुनिक काल में, और इसकी समय सीमा उन्होंने बताई संवत 1900 से लेकर के अब तक। यानी आधुनिक काल एक ऐसा काल है जिसमें गद्य का आविर्भाव हुआ। आधुनिक काल के आरंभ से पूर्व यानी रीतिकाल तक गद्य लगभग 9 के बराबर दिखाई पड़ता है। छिटपुट मात्रा में गद्यों की रचना यद्यपि हुई थी, किंतु फिर भी गद्य लगभग 9 के बराबर दिखाई पड़ते हैं। आधुनिक काल में ही गद्य का आविर्भाव हुआ, इसलिए आधुनिक काल को उन्होंने माना गद्य काल। और इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल किए, आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल और आधुनिक काल अथवा गद्यकाल। आचार्य शुक्ल का यह काल विभाजन सर्वमान्य है। कुछ चीज़ों को छोड़ दी जाए जिसमें आदिकाल अथवा वीरगाथा काल के नामकरण पे विद्वानों को आपत्ति है, विद्वानों को ऐसा लगता है और लगभग यह सत्य भी है कि आदिकाल में वीरता की प्रवृत्ति ही प्रधान नहीं है, वीरता के साथ ही बहुत सारी अन्य चीज़ें भी उसमें प्रधान हैं, इसलिए आदिकाल को आदिकाल कहना ही उचित होगा। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी सर्वमान्य है और इसको हम एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपराओं के विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ का प्रणयन किया। आचार्य द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 3 पुस्तकों की रचना करते हैं, जिनके नाम हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेखन संबंधी दृष्टिकोण परंपरावादी दृष्टिकोण है। पश्चिमी जगत में तेन के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का विरोध सर्वप्रथम पाश्चात्य चिंतक हडसन ने किया और हडसन ने इस तेन के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का विरोध करते हुए परंपरावादी दृष्टिकोण को अपनाया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास में इसी परंपरावादी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। प्रत्यक्षवाद के विपरीत परंपरावादी दृष्टिकोण साहित्य में परंपरा और इतिहास के प्रभावों की चर्चा करता है। जैसे आचार्य द्विवेदी ने कबीरदास के कुछ सिद्धांतों को नाथ परंपरा से प्रेरित बताया, तो वहीं सूर के काव्य में भक्ति और श्रृंगार के समन्वय को उन्होंने जयदेव और विद्यापति आदि से जोड़ा।
इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया और कालों का नामकरण आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल किया। शुक्ल जी और द्विवेदी जी का साहित्य के इतिहास संबंधी दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे आचार्य शुक्ल सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक कहकर उसे साहित्य में स्थान नहीं देते हैं, तो वहीं द्विवेदी जी यह कहते हैं कि यदि धार्मिक साहित्य को साहित्य में स्थान न दिया जाए और उसे बाहर कर दिया जाए तो तब तो संपूर्ण भक्ति काल को साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि यह तो पूरी तरह से धार्मिक है। इस तरह के और भी कई प्रसंग मिलते हैं जो एक दूसरे के विरोध को दिखाते हैं। जैसे कि दूसरा प्रसंग भक्ति काल के आविर्भाव के संबंध में है, जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल का आविर्भाव इस्लाम के परिणाम स्वरूप मानते हैं। वह कहते हैं कि इस्लाम धर्म के आगमन के कारण जो है संपूर्ण हिंदू जनता हताश, निराश और पराजित मनोवृत्ति का शिकार हो चुकी थी और इसी कारण जो है भारत में भक्ति का आगमन हुआ। वहीं आचार्य द्विवेदी इस विचार का खंडन करते हैं। वो ये कहते हैं कि भक्ति साहित्य तो दक्षिण भारत में 7वीं और 8वीं शताब्दी में ही आलवार परंपरा में विकसित हो चुका था। उनका यह कहना है कि यदि इस्लाम का आगमन न हुआ होता तो भी भक्ति का उदय उसी प्रकार होता जैसा कि इस्लाम के आगमन के बाद हुआ। इसी तरह की कुछ और मान्यताएं हैं जो शुक्ल जी और द्विवेदी जी की अलग अलग हैं। तो यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद भी इतिहास ग्रंथों के लेखन की यह परंपरा चलती रही, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम और उनके लेखकों के नाम का सिर्फ परिचय मैं आपको दे रही हूँ। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में अपभ्रंश के बहुत सारे साहित्य को अब समेट लिया है और इसीलिए वो हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 ईस्वी से न मानकर काफ़ी पहले से मान लेते हैं, क्योंकि अपभ्रंश हिंदी से पहले की भाषा है और इसीलिए अपभ्रंश के बहुत सारे साहित्य को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में समेट लेने के कारण उनका इतिहास ग्रंथ 793 ईस्वी से शुरू होता है। 793 ईस्वी को ही वो आदिकाल मान लेते हैं, जो कि अपभ्रंश का समय है और यह अब अप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। इसके बाद गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो कि एक प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है, प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये ऐसे इतिहास ग्रंथ हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में महती भूमिका निभाई है और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित बहुत सारी आधारभूत सामग्रियों को जुटाने का कार्य किया है। ये इतिहास ग्रंथ इस प्रकार के इतिहास ग्रंथ हैं कि इनसे आधारभूत सामग्री को लेकर इतिहास का लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन अब बहुत आसान हो चुका है। इसलिए बहुत सारे जो नवीन शोध हुए हैं, उन नवीन शोधों को इन इतिहास ग्रंथों में शामिल करने के लिए हिंदी साहित्य के नवीन इतिहास लेखन की भी आवश्यकता है, जिसमें इन बहुत सारे जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से संदर्भ को लेकर के और नवीन शोधों को भी स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।